साथियों नमस्कार। मैं कुलदीप यादव जयपुर से भूगोल विषय की जो नियमित कक्षाओं की श्रृंखला में आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। और टॉपिक आपको नजर आ रहा है पृथ्वी की गतियां, घूर्णन गति व परिक्रमण गति, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिसको घूर्णन गति कहते हैं या जिसको दैनिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाती है, जिसको परिक्रमण या रिवोल्यूशन गति कहते हैं। इन दोनों गतियों के संदर्भ में इन गतियों का प्रभाव क्या है या इन गतियों से संदर्भित क्या प्रश्न बनते हैं, उनको अपन देखते हैं। आइए। पृथ्वी की गतियां, हेडिंग अपना की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ। पहले तो इसकी जो बेसिक जानकारी है पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में, जो अपने को कुछ जानकारियां पता होना चाहिए। में कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, जो अक्ष की बात कर रहे हैं, तो मैं अपन वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, ये आपके सामने पृथ्वी है और पृथ्वी सीधे रूप में नहीं है। ये आपके सामने ये तो उत्तर से दक्षिण सीधे रूप में है, लेकिन पृथ्वी सीधे नहीं होकर वो अपने अक्ष पर टिल्ट है, झुकी हुई है। पूर्व के वीडियो में भी जहां अपन ने अक्षांश देशांतर की बात की, वहां भी अपन ने चर्चा की थी। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कक्ष तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपके सामने देखिए इस वाले भाग से ये मैं आपके सामने कहा उत्तरी ध्रुव है, ये नॉर्थ पोल है, ये वाला बिंदु। और ये बिंदु है आपके सामने दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है। 90 डिग्री उत्तर में और ये 90 डिग्री दक्षिण में। और ये जो अपने का उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, और इस काल्पनिक रेखा के सहारे ही अपन कहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है। इसे ही अपन अक्ष कहते हैं, धुरी कहते हैं, और इसी का ही नाम है अक्ष, या जिसको धुरी कहते हैं। तो सबसे पहले अपन अक्ष या धुरी का अर्थ एक लाइन में लिख लें। उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसके सहारे पृथ्वी घूर्णन करती है, या घूमती है, घूर्णन करती है, उसे
अक्ष कहा जाता है। या आपने ये हेडिंग में ही लिख दिया है, यही अक्ष। अक्ष का अर्थ क्या है सही माने में? उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिसके सारे पृथ्वी घूर्णन करती है। ये अपन ने जो लाइन कही है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, इसी रेखा को जो अपन कह रहे हैं, और इसी रेखा के सारे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। और इसी लाइन को अपन ने नाम क्या दिया? एक्सिस, अक्ष, या फिर अपन इसको धुरी कहते हैं। देखिए अब जो अपन कह रहे हैं कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति किस रूप में है, जिसमें अपने कहा कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, अपने अक्ष पर लट्टू की भांति घूमती है, अपने अक्ष पर ही घूमती है, जिसको अपन घूर्णन गति की बात करते हैं। देखिए आगे अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की गतियां, और इसको आप दो पार्ट में डिवाइडेशन कर दें। ए घूर्णन गति, इसी का दूसरा नाम है परिभ्रमण गति। और इसी का ही अपन नाम देते हैं, इसको दैनिक गति भी कहते हैं। एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए इसको दैनिक गति, और जहां अपन इसको लिखते हैं रोटेशन। कोई से भी शब्द का उल्लेख करें, पृथ्वी की एक गति है घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, दैनिक गति या रोटेशन, अपने अक्ष पर घूमना। दूसरी गति है भी परिक्रमण गति, या वार्षिक गति। रिवोल्यूशन। परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों टर्म में अंतर है, ये ध्यान रखना है। ये परिभ्रमण है, ये परिक्रमण है। क्रमण का चक्कर लगाना। तो परिभ्रमण तो अक्ष पर घूमना, और परिक्रमण का मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना, चक्र लगाना, जिसको अपने नाम रखा है परिक्रमण गति, रिवोल्यूशन। इसका तात्पर्य पृथ्वी दो गतियां करती है। एक गति जो अपने अक्ष पर, अपनी कील पर, अपनी धुरी पर ही घूमती है। दूसरी गति जो अपन ने कहा अपने अक्ष पर घूमते घूमते वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर भी लगाती है, और उस गति को नाम देते हैं अपन परिक्रमण गति। अब अपन एक नंबर वाली गति से शुरुआत करते हैं, ए, और हेडिंग लिखते हैं घूर्णन गति या परिभ्रमण गति। या अपन के एक सौर दिवस में, एक दिवस में, जो अपन के एक दिन के अंदर ये गति पूरी करती है, इसलिए इसको दैनिक गति भी नाम दिया गया है। एक सौर दिवस का मतलब होता है 24 घंटे। तो 24 घंटे की बात कर रहा है कि एक दिन 24 घंटे का होता है। देखिए अब आ गया, और ये आपके सामने जो पृथ्वी का जो डायग्राम नजर आ रहा है, और इसमें देखिए मैं आपके सामने हेडिंग लिखता हूं, जो ए, जो अपन बात कर रहे हैं घूर्णन गति की, या इसी को अपन ने दैनिक गति भी कहा है। पृथ्वी जो अपने अक्ष के ऊपर, देखिए ध्यान दें इसमें,
ये इस तरफ वाला भाग है, ये पश्चिम है, और इधर वाला भाग है ये आप देखिए ये पूर्व है। और आपको देखिए इसमें तीर भी नजर आ रहा है, जो ये तीर कह रहा है, तो ये तीर किस रूप में कह रहा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ स्त्री अपने ही अक्ष पर लट्टू की भांति 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है। इसमें ध्यान रखना है, तो एक लाइन में लिखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए घूर्णन करती है। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रही है वो पश्चिम से पूर्व के रूप में घूमते हुए, और पृथ्वी का जो सबसे बीच का भाग है, जो सबसे मोटा भाग है, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, और विषुवत रेखा का जो वृत्त है वो सबसे बड़ा वृत्त है। अक्षांशों के संदर्भ में अपने बात की थी, जिसको ग्रेट सर्किल का नाम दिया था, वृत्त की संज्ञा दी थी, और इस वाले भाग पे सबसे तेज गति होती है। और देखिए 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। और जब अक्षांश वृत्तों की बात की कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है, और ध्रुव वाला पार्ट तो एक बिंदु है, डॉट है, और इस वाले भाग पे यदि देखें तो अपन कहीं गति क्या है, 0 है। तो सबसे तेज गति से पृथ्वी कहाँ घूम रही है, अपन देखें विषुवत रेखा, और सबसे कम गति कहाँ है, 0 डिग्री, जो अपन कहीं ध्रुव के पास है। और जो अपन कहीं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, उसी रेखा को अपन ने नाम दिया है अक्ष, और उसी अक्ष के सारे पृथ्वी अपनी ध्रुव के ऊपर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, इसलिए इसको नाम रखा है दैनिक गति या घूर्णन गति। अब देखिए आगे इसमें ये पृथ्वी जो अपन कहें कि 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। सूर्य के संदर्भित रूप में देखिए आप, ये सूर्य, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी के जिस भाग तक आता है, पृथ्वी के उस भाग पर दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है उसका बाकी का आधा भाग होता है, वहां रात होती है। अब देखिए जहां अपन कहीं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ये जो अपन कहीं पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है, झुकाव के कारण आपको ये जो अपन कहीं अक्ष तिरछे रूप में नजर आ रहा है। सूर्य का जो प्रकाश है, देखिए आप इसमें सूर्य का जो मैक्सिमम प्रकाश है वो यहां तक पहुंचता है। इसका मतलब पृथ्वी का जो ये बीच वाला जो आधा भाग है, ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट तक वाले भाग पे यहां अपन कहें यहां तो है दिन, और इस वाले भाग पे यहां है रात। तो दिन और रात को जो अलग करने वाला जो वृत्त बनता है पूरी पृथ्वी के ऊपर,
जो अपन के पूरा व्रत बन रहा है, इस पृथ्वी के आधे भाग पर जो सूर्य के सामने है वहां दिन है, और पृथ्वी का शेष जो आधा भाग है उस भाग पे रात है। लेकिन आप देखें सही मायने में उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव उस आधार पे सूर्य की किरणें अपन कहीं नहीं आ रही हैं। यहाँ इस स्थिति के अंदर यदि आप देखें तो उत्तरी ध्रुव पर आपको दिन नजर आएगा और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर आपको रात नजर आती है। तो दिन और रात को अलग करने वाला जो व्रत है, इसी व्रत को जो नाम दिया गया है प्रकाश व्रत। या फिर इसका दूसरा नाम लिखते हैं प्रदीप्त व्रत। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। प्रश्न आता है कि प्रकाश व्रत या प्रदीप्त व्रत क्या है? ऐसा व्रत जो पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, दिन व रात, ऐसे व्रत को नाम दिया जाता है प्रकाश व्रत या प्रदीप्त व्रत। देखिए इसको नीचे आप 2 लाइन में इसको अर्थ लिख दें। पृथ्वी को दिन व रात में बांटने वाला या यूं कहीं विभाजित करने वाला, बांटने वाला व्रत ही प्रकाश व्रत कहलाता है। इसका तात्पर्य दिन व रात को अलग करने वाला व्रत ही प्रकाश व्रत या प्रदीप्त व्रत के रूप में जाना जाता है। और ये आपको दिख रहा है इस लाइन से आधा भाग पे दिन है, आधे भाग पर रात है। ये अपने आप में एक यूनिक प्रश्न है अलग रूप में। अब नेक्स्ट देखिए आगे। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमते हुए 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करती है, जिसे सौर दिवस के रूप में जाना जाता है। तो सौर दिवस की जो बात की है अपन ने, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए 24 घंटे में एक चक्र पूरा करती है घूर्णन गति के रूप में, तो अपन ने नाम दिया है सौर दिवस के रूप में। ये ध्यान रखना, नक्षत्र दिवस अलग है, सौर दिवस अलग है। सौर दिवस जो अपन ने 24 घंटे के आधार पर निर्धारित किया है, नक्षत्र दिवस का समय कुछ कम है। वास्तव में जो पृथ्वी जो अपन कहें एक आकाशीय पिंड के रूप में, जो अपन कहें आकाश गंगा के संदर्भित रूप में, सौर मंडल के संदर्भित रूप में जो चक्कर लगा रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, उसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो नक्षत्र दिवस है। और अपन ने जो निर्धारित किया है जो घूर्णन गति,
जिसको अपन दिन और रात की अवधि को एक सौर दिवस का है, उसके लिए अपने 24 घंटे निर्धारित किया है। तो वास्तविक क्या है आप नीचे चाहे लिख दें नोट करके। पृथ्वी और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड समय में एक चक्र पूरा करती है। अक्ष यानी ध्रुव के ऊपर, जिसको अपन कह रहे हैं 24 घंटे में अपने 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्र पूरा करती है, जो लट्टू की भांति अपन ने कहा है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती। लेकिन मैंने ये कहा कि ये जो टाइम है ये नक्षत्र दिवस का है। जो अपन ने दिवस तय किया है सौर दिवस, वो अपन का इससे थोड़ा ज्यादा समय है, जिसको अपन ने क्या लिखा है 24 घंटे। तो आपको ध्यान रखना है नक्षत्र दिवस से सौर दिवस का समय कुछ ज्यादा है, और लगभग आप देखें तो ये 56 मिनट 4.09 सेकंड यानी लगभग 4 मिनट का समय ज्यादा है। ये अपनी बातें हुई जो अपन कहें अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करने से, पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या क्या प्रभाव हैं उसके बारे में अपन देख। पृथ्वी की घूर्णन गति के प्रभाव इफेक्ट अभी आपके सामने जो अपन ने चित्र बनाया था आपको ध्यान आए, जिसमें अपन ने कहा कि पृथ्वी जो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो जो भाग सूर्य के सामने आता जाता है वहां दिन होता है, और जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता है वो रात होती है। तो पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने आएगा वहां दिन होता जाता है। इसका मतलब दिन और रात बनने की जो प्रक्रिया है वो किस गति का प्रभाव है, अपन कहें घूर्णन गति का प्रभाव है। तो पहला ही आप देखिए प्रभाव लिखें 1 नंबर पे, दिन व रात का बनना। दिन व रात का निर्माण होना या दिन व रात का बनना। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, घूर्णन करती है, और कोई भी वस्तु जो अपन के घूर्णन करती है तो इसमें काल्पनिक बल की उत्पत्ति होती है, और जिसकी जानकारी पृथ्वी के संदर्भ में कोरियोलिस विद्वान ने दी थी, और उसी के नाम के आधार पर उसका नामकरण किया कोरियोलिस बल, जो एक आभासी काल्पनिक बल है। 2 नंबर पे लिखें कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसको अपन डिफ्लेक्टिव फोर्स कहते हैं, विक्षेपक बल कहते हैं। यानी घूमती हुई वस्तु के साथ अपन कहें जो उसके साथ कोई मूल दिशा में, जैसे अपन कहें पवनों की दिशा है, जल धाराओं की दिशा है, वो इसी कोरियोलिस बल या विक्षेपक बल के कारण अपनी मूल दिशा से, जैसे अपन ने कहा कि पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, तो वो प्रभाव किसका अपन कहें कोरियोलिस बल। यदि पृथ्वी स्थिर होती तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति नहीं होती। नेक्स्ट लिखिए जो इसी से जुड़ा हुआ है, जल धाराओं
वह पवनों की दिशा में परिवर्तन या फिर अपन कहें विक्षेपण होना। परिवर्तन होना या फिर इसको ऐसा भी कह सकते हैं विक्षेपण होना। ये कोरोलिस बल का ही प्रभाव है जिसके कारण पवनों की दिशा और जल धाराओं की दिशा में अपनी मूल दिशा से विक्षेपित हो जाती है, डिफ्लेक्टिव हो जाती है। 4 नंबर आपने कहा कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही जहां विषुवत रेखा पे सबसे तेज गति से पृथ्वी घूमती है और जहां अपन कहीं जैसे जैसे घूर्णन गति जो तेज होती है उससे अपन कहीं केंद्र के पास जो ध्रुवी वाला पार्ट है केंद्र के पास सबसे ज्यादा अपन कहीं आकर्षण बल लगता है, अभिकेंद्रीय बल लगता है। और जो अपन कहीं परिधि वाले भाग में भार वाले भाग में सबसे ज्यादा अपकेंद्रीय बल लगता है। तो अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति भी किसके कारण होती है? घूर्णन गति। अभिकेंद्रीय व अपकेंद्रीय दोनों बलों का संतुलन होता है, तो संतुलन बीच वाले मध्य वाले भाग में होता है। 4 नंबर देखिए, अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होने से अप्रत्यक्ष ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। ज्वार भाटे की जो अपन बात कर रहे हैं, चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल लगता है उस वाले भाग पे प्रत्यक्ष ज्वार आता है। यदि पृथ्वी का जो भाग चंद्रमा और सूर्य के सामने उसी वाले भाग के ऊपर अपन कहें जो ज्वार आता है वो प्रत्यक्ष ज्वार है। लेकिन पृथ्वी की घूर्णन करने के कारण 24 घंटे में जहां अपन कहें एक की बजाय 2 ज्वार आते हैं और जो प्रत्यक्ष ज्वार होता है उसके जस्ट अपोजिट जो अपकेंद्रीय बल के कारण, और वो अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति किसके कारण हो रही है? पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। तो एक दूसरा ज्वार आता है जिसको अपन ने नाम दिया है अप्रत्यक्ष ज्वार भाटा। ऐसा भी अपन कह सकते हैं अप्रत्यक्ष ज्वार भाटे की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो आपको ध्यान रखना है अप्रत्यक्ष ज्वार भाटे की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन गति का ही प्रभाव है, और यह घूर्णन गति का प्रभाव अपकेंद्रीय बल के कारण है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर वाली विशेषता, 5वां प्रभाव गतिजन्य वायुदाब पेटियों का विकास होता है। प्रेशर बेल्ट 2 प्रकार की होती हैं, एक तापजन और एक गतिजन। तापजन जो तापमान सूर्य के ताप के आधार पर होती है, और जो गतिजन वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण है। जब विंड सर्कुलेशन और जो अपन कहें वायुदाब और पवनों की बात होगी तो उस समय वहां भी चर्चा होगी। पृथ्वी पर कुल 7 वायुदाब पेटियां हैं, उनमें से 3 वायुदाब पेटियां तापमान आधारित हैं और 4 वायुदाब पेटियां पृथ्वी की घूर्णन गति पर आधारित हैं। और यदि पृथ्वी घूर्णन गति नहीं करती तो ये 4 वायुदाब पेटियों का विकास नहीं होता, तो केवल 3 वायुदाब पेटियां ही होती। तो गतिजन वायुदाब पेटियों का कारण भी क्या है? पृथ्वी की घूर्णन गति है। देखिए नेक्स्ट, है नंबर पे सूर्य, चंद्रमा व अन्य आकाशीय पिंड
पूर्व से पश्चिम की ओर और चलते हुए प्रतीत होना। मैंने शुरुआत में लिखा था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो जितने भी आकाशीय पिंड हैं, चंद्रमा है, सूर्य है, ये सभी ऐसा लगता है पूर्व से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। उनका अपनी गति है, लेकिन इस घूर्णन गति के कारण सूर्य चंद्रमा पूर्व से पश्चिम की तरफ चलते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा दिखाई देता है। तो ये प्रभाव की किसका कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति का ही प्रभाव है। तो ये अपन ने बातें की, जिसमें एक बार पुनः आप देखिए, एक दूसरे से जो जुड़े हुए प्रभाव के रूप में है। पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव जो सबसे बड़ा प्रभाव है, वो तो अपने 1 नंबर पे लिखा है, दिन रात का बनना, दिन रात का निर्माण होना, और सबसे महत्वपूर्ण भी है। लेकिन ये ध्यान रखें, दिन रात का छोटा व बड़ा होना वो घूर्णन गति का प्रभाव नहीं है, वो परिक्रमण गति का है। दिन रात का बनना या निर्माण होना वो घूर्णन गति का प्रभाव है। कोरियोलिस बल की उत्पत्ति हुई घूर्णन के कारण। यहाँ अपन आगे बात करेंगे, जब जहाँ पवनों की बात होगी, तो विषुवत रेखा पे कोरियोलिस बल का मान सबसे कम होता है और ध्रुवीय भागों पर कोरियोलिस बल का मान सबसे अधिक होता है। इस कोरियोलिस बल की उत्पत्ति से ही अपन कहें जल धाराओं व पवनों की दिशा के अंदर अपनी मूल दिशा से कुछ विक्षेपण हो जाता है, डिफ्लेक्टिव हो जाती है, मुड़ जाती हैं। तो अपने पवनों की दिशा में मुड़ाव होना या विक्षेपण होना या परिवर्तन होना। अब केंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है, उसके कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। लेकिन कौन सा? अप्रत्यक्ष ज्वार भाटा। ये ध्यान रखना, प्रत्यक्ष ज्वार भाटे की उत्पत्ति जो अपने सूर्य चंद्रमा के सामने वाले भाग पे, अप्रत्यक्ष ज्वार भाटे की उत्पत्ति अपकेंद्रीय बल, और उसका अपकेंद्रीय बल का कारण क्या है? घूर्णन गति। फिर अपने देखा कि गतिजन वायुदाब पेटियां हैं, जिसके अपने कही 4 पेटियां हैं, उन पेटियों का विकास भी घूर्णन गति का ही प्रभाव है। सूर्य चंद्रमा व अन्य आकाशीय पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देना या प्रतीत होना, ये भी घूर्णन गति का प्रभाव है। प्रश्न इस रूप में भी आता है, इनमें से 4 ऑप्शन देता है। फिर लिखता है पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, 1 2 3 4 सभी सही है। इस रूप में ज्यादा प्रश्नों की प्रकृति होती है, तो पूरे टॉपिक के रूप में अपने को समझ आनी चाहिए। ये तो बातें थी अपनी पृथ्वी की घूर्णन गति, और अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति। दूसरी गति जो बी है, पृथ्वी की परिक्रमण गति, और इसी को अपन ने जो दूसरा नाम दिया वार्षिक गति, रिवोल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, और वो 1 वर्ष में पूरा करती है। इसलिए इस गति को नाम क्या रखा है? वार्षिक गति भी कहा जाता है। और ये जो शब्द का प्रयोग है ना, परिक्रमण, परिक्रमण, परिक्रमा करना, आपने सुना है बहुत से श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने गए हुए हैं। तो गोवर्धन पर्वत की क्या कर रहे हैं? परिक्रमा। इसका मतलब गोवर्धन पर्वत के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो वो परिक्रमा है। तो परिक्रमण शब्द उसी रूप में है, ध्यान रखना है। फिर भी यदि कहीं शब्द में कंफ्यूजन हो, परिभ्रमण जो घूर्णन का ही पर्यायवाची है, घूर्णन के रूप में जाना जाता है, ये परिक्रमण है। इसको अपन ने रिवोल्यूशन के रूप में लिखा है। तो पहले तो अपन देखते हैं पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है किस रूप में है।
पृथ्वी एक वर्ष में, तो अपन एक वर्ष कह रहे हैं इसलिए इसको वार्षिक गति कहते हैं। एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन, तो ऐसा भी लिखते हैं। लगातार 3 वर्ष 365 दिन के आते हैं और फिर चौथा वर्ष होता है वो 366 दिवस का आता है, क्योंकि 1/4 वाला जो चौथा हिस्सा है जो दिवस का, ये चौथे वर्ष एक पूरे दिन में बदल जाता है, इसलिए चौथा वर्ष है वो 366 वर्ष का होता है, जिसको अपन लीप वर्ष के रूप में भी जानते हैं। तो पृथ्वी एक वर्ष में 365 सही 1/4 दिन, एक वर्ष में सूर्य के चारों तरफ एक चक्र पूरा करती है, जिसे परिक्रमण गति कहा जाता है। तो इस रूप में अपन कह रहे हैं अगर जहां पृथ्वी, ये भी ध्यान रखना है पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए एक वर्ष में या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य के चारों तरफ भी एक चक्कर लगाती है, और जिसे अपन किस गति का नाम दिया है, रिवोल्यूशन या वार्षिक गति, या जिसको नाम दिया अपन ने परिक्रमण गति। यदि एग्जैक्ट की बात करते तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लगता है। तो आगे आपके सामने मैं लिखता हूं, ब्रैकेट में लिख दे नोट करके, पृथ्वी सूर्य के एक चक्र पूरा करती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकेंड। इस रूप यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर जो पूरा कर रही है, जिसको अपने 365 सही 1/4 दिन भी लिखा था, उसी को अपने जो एग्जैक्ट लिखा है वो लिखा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट व 46 सेकंड के रूप में। और विषुवत रेखा के पास जहां, सॉरी अपन कहें, जहां पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है वो लगभग 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसकी जो गति है, परिक्रमण गति, 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। आपके सामने जैसे घूर्णन गति थी, विषुवत रेखा के पास पृथ्वी घूर्णन 1670 किलोमीटर प्रति घंटा या 1041 मील प्रति घंटा होती है, और ध्रुव वाले भाग के पास अपन कहीं 0 होती है। और पृथ्वी यहाँ अपन कहीं सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, परिक्रमा कर रही है, तो उसकी जो परिक्रमण गति है 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब देखिए आप किस रूप में चक्र लगा रही है। पृथ्वी की परिक्रमण गति के प्रभाव
जैसे घूर्णन गति के प्रभाव हैं, वैसे ही पृथ्वी की परिक्रमण गति के भी प्रभाव हैं। क्या अपन ने उसमें भी चर्चा की थी कि जहां घूर्णन गति में दिन रात का बनना, और उसी से जुड़ी हुई बात यहां आएगी, दिन रात का छोटा व बड़ा होना, जो अपन कहीं परिक्रमण गति से संदर्भित है। देखिए, पहले एक अपन डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम के संदर्भित रूप में इसके सारे प्रभाव अपने को नजर आएंगे। ये आपके सामने सूर्य लिखा, देखिए ये पृथ्वी, आकार में थोड़ा डिफरेंट है ये। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो एक वर्ष में जो चक्कर लगा रही है, उससे संदर्भित अपन बात कर रहे हैं। देखिए आप, पृथ्वी इस रूप में, पृथ्वी का अक्ष ऐसे है, ये 0 डिग्री, ये विषुवत रेखा आपके सामने मैं कहूं। साढ़े 23 डिग्री झुका हुआ है, टिल्ट है जो अपन कह रहे हैं। देखिए, सूर्य से ये रेज निकल रही है, किरणें हैं। पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, पृथ्वी की जो परिक्रमण पथ है वो इलेप्टिकल है, दीर्घवृत्ताकार है। पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है, सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाती है, वो पथ अपन कहें इस रूप। अब देखिए आप, तो ये वृत्ताकार पथ नहीं है, पृथ्वी का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है, इलेप्टिकल है। तो लिख भी देता हूं, एक लाइन में लिख दें, आगे लिखेंगे इसी में, पहले डायग्राम में एक बार जानकारियों को समझें। ये देखिए आप, सूर्य की किरणें जब अपन के इस वाले भाग से शुरुआत की अपन ने, तो यहां सूर्य की सीधी किरणें जा रही हैं विषुवत रेखा के ऊपर। और ये स्थिति जब अपन कहें जब होती है, तो इस स्थिति को अपन कहते हैं 21 मार्च। और 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी चमकती हैं, जिसको कहा जाता है इक्विनॉक्स, विषुव। ऐसी स्थिति को नाम क्या दिया जाता है?
विषुव, इक्विनॉक्स। और 21 मार्च को जो अपन कहें सूर्य विषुवत रेखा पे सीधा चमकता है, जिसको विषुव स्थिति कह रहे हैं, तो पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती। 21 मार्च के बाद फिर अप्रैल, मई, जून और पृथ्वी घूमती हुई आती है, और यहां जब स्थिति होती है तो यहां पहुंचती है 21 जून। और 21 जून की स्थिति में जब आप देखेंगे तो सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो आप देखेंगे तो ये मकर रेखा पे आती हैं, ये ऊपर की तरफ, नहीं सॉरी, कर्क रेखा पर, मकर नहीं, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा। कर्क रेखा के ऊपर सीधा सूर्य चमकता है 21 जून को। इसका देखिए आपके सामने, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य है, उत्तरायण है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है और दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जहां कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, इसलिए इसको कहा जाता है कर्क संक्रांति। यह नाम दिया जाता है उत्तरी अयनान। इस समय यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है, इसलिए इसको कहते हैं समर सोलिस्टिक। तो 21 जून की स्थिति को नाम क्या रखा अपन ने? कर्क संक्रांति। दूसरे शब्द का प्रयोग किया अपन ने उत्तरी अयनांत। और इसे ही अपन नाम देते हैं समर सोलिस्टिक। इक्कीस जून को, क्योंकि इससे संदर्भित कई प्रश्न बनते हैं, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, जिसके प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है, जिसको नाम रखा अपन ने कर्क संक्रांति या उत्तरी अयनान। फिर देखिए पृथ्वी घूमती हुई और पहुंची फिर इस स्थिति में, और यहां आते आते पता किया तो अपन ने देखा तो फिर आपके सामने, और यहां विषुवत रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें आती है 0 डिग्री पे। और विषुवत रेखा पे जब सूर्य की सीधी किरणें आती हैं तो फिर अपन के विषुव की स्थिति आ गई। जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 23 सितंबर को ये स्थिति बनती है। 23 सितंबर, सितंबर 23 सितंबर को सूर्य की किरणें फिर विषुवत रेखा पे सीधी चमकती हैं और पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं। और फिर ये अपन की कैसी स्थिति हुई? विषुव की, इक्विनॉक्स। यहां भी इक्विनॉक्स, यहां भी इक्विनॉक्स। इसको बसंत विषुव कहते हैं, इसको शरद विषुव के रूप में जानते हैं। तो ये फिर स्थिति जो अपन के 23 सितंबर को, जहां अपन ने कहा विषुव या इक्विनॉक्स। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और 22 दिसंबर को पृथ्वी इस स्थिति में पहुंची। ये 22 दिसंबर, और इस समय आप देखें तो ये जो लाइन है आपके सामने, ये लाइन है मकर रेखा। और अब सूर्य की सीधी किरणें कहां गिरती हैं? मकर रेखा के ऊपर गिरती हैं। तो जो 22 दिसंबर की अपन जो बात कर रहे हैं, तो जब सूर्य की किरणें सीधी मकर रेखा पे गिरती हैं, और मकर रेखा जब अपन के दक्षिणी गोलार्ध में है, तो इस समय अपन के उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और इस समय अपन ने कहा कि ये 21 जून को नाम रखा था जब सूर्य उत्तरायण था, तो उत्तरी अयनांत। अब सूर्य दक्षिणायन है तो इसको कहेंगे दक्षिणी अयनांत। या अपन के मकर रेखा पे है तो इसको कहते हैं मकर संक्रांति। या इसी को नाम रखा अपन ने दक्षिणी
अयनांत। विंटर सोल्स्टिस। इस रूप में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ 365 सही 1/4 दिन में एक चक्र पूरा करती है, तो दीर्घवृत्ताकार कक्ष में। अब आपके सामने देखिए इसके प्रभाव क्या हैं, तो इसी में आपको नजर आएंगे। जब अपन कहें 21 मार्च 23 सितंबर की स्थिति होती है तो पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य के सामने जब पृथ्वी की ये स्थिति 21 जून को होती है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी होती हैं, दिन छोटा होता है। जब 22 दिसंबर की स्थिति आती है तो उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो दिन की अवधि बड़ी होती है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होती है। इसका तात्पर्य दिन और रात की अवधि में अंतर आना या दिन व रात का छोटा बड़ा होना, ये किस गति का प्रभाव हुआ? परिक्रमण गति का प्रभाव हुआ। दूसरा, अपने कहा कि यहाँ ग्रीष्म ऋतु है, यहाँ जैसे अपने कहा उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म, दक्षिणी गोलार्ध में अपन ने कहा यहाँ कैसी है फिर शीत ऋतु। यहाँ अपन कहें उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है। यहाँ अपन कहें इसी स्थिति के अंदर जहाँ 22 दिसंबर वाली तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म है, उत्तरी गोलार्ध में जो अपन कहें शीत ऋतु है। इसका मतलब अलग अलग ऋतुओं का निर्माण होना, उसके लिए एक कारक तो पृथ्वी की परिक्रमण गति है, दूसरा कारक पृथ्वी का अपने अक्षीय झुकाव भी है। यदि अक्षीय झुकाव नहीं होता तो अपन कहें जो अपन कहें ऋतुओं के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जो अक्षीय झुकाव और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं उसके कारण ऋतुओं का निर्माण भी हो रहा है। तो पहला एक ऋतुओं का निर्माण होना, एक अपने का दिन रात की अवधि छोटी व बड़ी होना। और जब अपन कहें कि इसका जो पथ वृत्ताकार नहीं है, पथ दीर्घ वृत्ताकार है, परिक्रमण पथ कैसा है? दीर्घ वृत्ताकार। पृथ्वी का जो परिक्रमण पथ है वो दीर्घ वृत्ताकार है। तो इस स्थिति में पृथ्वी वर्ष में एक बार न्यूनतम दूरी पे होती है सूर्य से, जिसको पेरिहेलियन या उपसौर कहते हैं, और वर्ष में एक बार अधिकतम दूरी होती है जिसको अपसौर या एपिहेलियन कहते हैं। इसका मतलब पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में अंतर आना, कम या ज्यादा होना, वो भी किसका प्रभाव हुआ? परिक्रमण गति का है। और वो उपसौर अपसौर की स्थिति कहाँ है? आप देखिए, इसमें मैं आपके सामने कहा कि इस वाले पार्ट में जैसे अपने के 22 दिसंबर के बाद ये मैंने आपके सामने यहां लिख दिया और ये पृथ्वी बनाई आपके सामने अर्थ, और ये स्थिति मैंने आपके सामने लिखा 3 जनवरी। और इस स्थिति को अपन नाम क्या देते हैं? उपसौर। पृथ्वी एक वर्ष में न्यूनतम दूरी पर होती है जब सूर्य के से, तो उस स्थिति को अपन नाम देते हैं पेरिहेलियन या उपसौर। और ये स्थिति कब बनती है? 3 जनवरी। फिर आप देखिए ये अपन के जून, और इससे इधर वाले भाग में ये आपके सामने लिखा, और ये लिखा अर्थ, और इसको लिख दिया आपके सामने 4 जुलाई। और ये स्थिति है आपके सामने अपसौर, एपिहेलियन। तो उपसौर व अपसौर की स्थितियां पृथ्वी की किस गति का परिणाम है? परिक्रमण गति का परिणाम है, जिसके कारण पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में भी अंतर आता है। जब अपने कहा कि सूर्य की किरणें यहाँ विषुवत रेखा पे सीधी गिर रही हैं, यहाँ विषुवत रेखा पे सीधी गिर रही हैं, यहाँ कर्क रेखा पे सीधी गिर रही हैं, बाकी पे तिरछी हैं, या मकर रेखा पे सीधी गिर रही हैं, इसका मतलब सूर्य की किरणों में तिरछापन आना या सूर्य की किरणों का तिरछा होना, वो भी किसका परिणाम है? परिक्रमण गति का है। तो ये सारे जो प्रभाव हैं ये अपने इस डायग्राम में नजर आ रहे हैं। जहां अपन कहें दिन रात की अवधि में अंतर आना, दिन रात का छोटा व बड़ा होना। दूसरा प्रभाव
ऋतुओं का निर्माण होना, कभी सर्दी है, कभी ग्रीष्म है, कभी शरद है, कभी बसंत है, तो ऋतुओं का निर्माण भी इससे होता है। उपसौर व अपसौर की स्थिति होना या पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में अंतर आना, वो भी इसका ही प्रभाव है। और वो इसका कारण क्या है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण कैसा है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष के रूप में होने के कारण। तो अब अपन इसको एक एक बिंदु के रूप में लिखते हैं। एक लाइन तो आप ही लिख दें कि मैं पृथ्वी का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार। नहीं, वृत्त की तरह नहीं है, दीर्घवृत्ताकार रूप में। अब लिखें परिक्रमण गति के प्रभाव। देखिए, एक नंबर, ऋतुओं का निर्माण होना। निर्माण होना पहला प्रभाव। दूसरा, दिन व रात की अवधि में अंतर आना। या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, दिन व रात का छोटा व बड़ा होना। व बड़ा होना। इन दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, उनकी अवधि के अंदर अंतर आता रहता है। इसलिए अपन कहते हैं दिन व रात की अवधि में अंतर आना, या दिन व रात का छोटा व बड़ा होना। तीसरा, तीसरा प्रभाव, सूर्य की किरणों का सूर्य की किरणों का सीधा व तिरछा होना। कभी सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं, तो कभी सूर्य की किरणें तिरछे रूप में गिरती हैं। तो ये प्रभाव भी किसका है, अपन कहें परिक्रमण गति से। और अपने देखा भी था पीछे, जब अपन कहें यहाँ विषुवत रेखा पे सूर्य की सीधी किरणें हैं, या कर्क रेखा पे सीधी किरणें हैं, या मकर रेखा पे सीधी किरणें हैं, इसका मतलब कुछ भागों पे सीधी गिरती हैं, कुछ भागों पे तिरछी गिरती। नेक्स्ट, 4 नंबर, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होना। जिससे उपसौर पेरीहीलियन
उपसौर व अपसौर। एपीहीलियन। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होना, जिससे उपसौर व अपसौर की स्थितियां बनना या बनती हैं, स्थितियां बनती हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी की स्थिति को उपसौर कहते हैं, पेरिहीलियन। तो अपने लिखा भी था कि उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी। और अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। उपसौर व अपसौर ये अपने आप में अलग भी टर्म है, जो अपन आगे जहां पाठ्यक्रम में आएंगे तो वहां अपन चर्चा करेंगे किस रूप में। जहां पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो औसत दूरी है तो लगभग 14.9 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के न्यूनतम दूरी पे होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर पर, तो उस स्थिति को उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे 15.2 करोड़ किलोमीटर पे होती है तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं। इसका मतलब पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी में परिवर्तन होता रहता है, जिसको अपने का उपसौर व अपसौर की स्थितियां बनती हैं। नेक्स्ट इसमें आगे देखिए, पांच नंबर पे विशेषता देखिए। 5 नंबर, ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व रात का बनना। पृथ्वी का जो अक्षीय झुकाव है, उस झुकाव के कारण लगातार एक वर्ष में आधे समय, लगभग 6 महीने उत्तरी ध्रुव है वो सूर्य के सामने रहता है और 6 महीने वो अपन कहें रात वाली स्थिति में रहता है। तो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व रात का बनने का कारण पृथ्वी का परिक्रमण पथ भी है, परिक्रमण गति भी है, और साथ में पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी है। तो ये स्थिति भी किससे बनती है? अपन कहें परिक्रमण से। एक अंतर विशेष रूप से ध्यान रखना, दिन रात का बनना घूर्णन गति का प्रभाव है, दिन व रात का छोटा व बड़ा होना वो परिक्रमण गति का प्रभाव है। ये अपने कहा कि पृथ्वी की घूर्णन व परिक्रमण गति उसके क्या प्रभाव हैं, उनके बारे में अपन ने चर्चा की है। पुनः यदि आप इस पे ध्यान दें तो इस डायग्राम को विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें अपने परिक्रमण गति से संदर्भित सभी ही प्रभाव इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ जानकारियां जो अपने को वैसे ध्यान रखनी है मैं आपको संक्षिप्त रूप में बताता हूं। 21 मार्च व 23 सितंबर इक्विनॉक्स, जिसको विषुव की स्थिति कहते हैं, इस स्थिति में पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते, ये विशेष जानकारी ध्यान। दूसरी जानकारी, जब समर सोलेस्टिक की स्थिति होती है, सूर्य उत्तरायण में रहता है, सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है, 21 जून की स्थिति, उस समय उत्तरी गोलार्ध वाले भाग में ग्रीष्म ऋतु रहती है और दक्षिणी गोलार्ध वाले भाग में शीत ऋतु रहती है। और सूर्य जब उत्तरायण है तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है। ये अपन कहें 21 जून कर्क संक्रांति या उत्तरी अयनांत की बात है।
इसी तरीके से आप देखिए मकर संक्रांति, जब पृथ्वी घूमते हुए अपन कहें, जब सूर्य के इस स्थिति में आती है कि मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं 90 डिग्री के कोण पे, तो जहां अपन सूर्य दक्षिणायन रहता है, तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है, जिसको अपन ने नाम रखा है विंटर सोलिस्टिक, मकर संक्रांति, या नाम रखा है दक्षिणी अयनान। अब देखिए, एक मैं आपके सामने जो पूर्व में भी अपने चर्चा की है इससे संदर्भित, तो कई बार ऐसी प्रश्नों की प्रकृति आती है जो अक्षांश देशांतर से भी जोड़ता है, जो पिछले अपने टॉपिक थे। देखिए आप इसमें, ये आपके सामने पृथ्वी, ये आपके सामने मैंने रखा सूर्य, इसकी किरणें, और इस लाइन तक वाले भाग को इधर अपने नाम रखा दिन और इधर वाले भाग को रखा रात। पश्चिम से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती जाती है, जो भाग सूर्य के सामने आते वो दिन होता है, जो भाग सूर्य के सामने नहीं होता वह रात होती है। और इनको दोनों को विभाजित करने वाला व्रत ही, जिसको अपन ने नाम रखा था प्रकाश व्रत, या जिसको रखा था प्रदीप्त व्रत। अब देखिए आपके सामने ये जो लाइन है, जैसे अपन का ये 0 डिग्री देशांतर है आपके सामने, इस रूप में मैंने कहा, तो ये इस रूप में जो रेखाएं हैं ये कौन सी हैं? ये सभी रेखाएं क्या हैं? ये देशांतर हैं। और इस रूप में देखिए आप, ये जो लाइनें हैं क्षैतिज रूप में हैं, तो ये लाइनें अपन कहें क्या है? लैटिट्यूड, अक्षांश है। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जाएगी, तो अपन कहें जो देशांतर हैं वो आपके सामने देखिए, इस वाली लाइन को, ये मैंने आपके सामने बनाया, ये प्रकाश व्रत की लाइन है, ये अर्धव्रत है पूरा पृथ्वी पे। तो वो देशांतरों के अपन देखा जाए तो किस रूप में? देशांतर के समानांतर रूप में, उत्तर से दक्षिण जो लंबवत रूप के अंदर देशांतरों का अनुकरण करते हुए प्रकाश व्रत है। जबकि अक्षांश रेखाएं कैसे हैं? अक्षांश रेखाएं कैसे? लंबवत रूप में काट रही हैं, प्रकाश व्रत को लंबवत रूप में काट रही हैं। तो यदि प्रश्न आए प्रकाश व्रत या प्रदीप्त व्रत किन रेखाओं के समानांतर होता है, अक्षांश या देशांतर? तो अक्षांशों के साथ तो क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण। ये तो इसका मतलब क्या है? समकोण बनाते हुए। और देशांतरों के साथ चलते, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, फिर ये देशांतर यहां जाएगा, फिर और घूमेगी, ये देशांतर यहां जाएगा। इसका मतलब देशांतर रेखाओं के समानांतर प्रदीप्त व्रत या प्रकाश व्रत होता है। एक प्रश्न आप ये ध्यान रखना, जहां अपन कहते हैं ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व रात का होना और ऋतुओं का निर्माण होना, इसका कारण केवल परिक्रमण गति ही नहीं है, उसके साथ साथ पृथ्वी का अक्षीय झुकाव भी है। ये ध्यान रखना है। 6 महीने के दिन और रात की अवधि जो ध्रुवों पर होती है, वो अक्षीय झुकाव का भी प्रभाव है। तो इसमें एक लाइन नोट करके नीचे लिख दें, पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्माण व ध्रुवों पर 6 महीने के दिन व रात बनना पृथ्वी की
परिक्रमण गति व पृथ्वी के अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है। पृथ्वी की परिक्रमण गति व पृथ्वी के अक्षीय झुकाव का प्रभाव है। ये दो आपके सामने आज टॉपिक रखे अपने, पृथ्वी की घूर्णन गति और पृथ्वी की परिक्रमण गति। ध्रुवों पर 6 महीने के दिन रात बनना, साथ में ऋतुओं का निर्माण होना, ये केवल परिक्रमण गति नहीं है, साथ में उसका अक्षीय झुकाव का भी प्रभाव है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, टिल्ट है। तो आज अपने बात की पृथ्वी की घूर्णन गति व परिक्रमण गति के बारे में, और निश्चित रूप से लगातार इसी रूप में कंटिन्यूअस क्लासें चल रही होंगी आपकी, और आप निश्चित रूप से लगातार अध्ययनरत होंगे और इस क्लासों का नियमित रूप में अपना क्रम चलता रहेगा। जय हिंद।